नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आप सभी का जेएसएससी गुरुकुल में स्वागत है। आज जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं वह चौकीदार का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसी का प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें ये देखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, जिससे हमें जो अभी देवघर की वैकेंसी आई है चौकीदार का, उसको तैयारी करने में मदद मिल सके। तो उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है वह 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह आपका भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, जिसको हम लोग ये स्क्वायर भी कहेंगे या फिर साइड का स्क्वायर भी कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर भुजा यहाँ कितना दे रखा है तो यहाँ भुजा दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 8 का स्क्वायर कर देंगे या ये बराबर हम लोग 8 करेंगे। ठीक है, तो उसी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट किए। ठीक है, तो अगर 8 का स्क्वायर हो तो क्या करेंगे 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि जितने भी फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन का, खास करके 3D का, जैसे आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, आपका शंकु का हो गया, आपका गोला का हो गया और अर्धगोला, ये सब का सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। क्योंकि आपका जो चौकीदार में पूछा जाएगा ओनली फार्मूला बेस ही प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा कोई भी एक और डायरेक्ट उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है मैथ में, सिर्फ आपको मेंसुरेशन का फार्मूला याद रखना है। ठीक है, एडवांस मैथ में, बाकी अर्थमेटिक में तो सिंपल से प्रश्न इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो निम्न में से कौन सा प्रमंडल झारखंड राज्य का प्रमंडल नहीं है। आपका ऑप्शन है संथाल प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और जमशेदपुर प्रमंडल। ठीक है, तो इनमें से आपको कौन सा प्रमंडल नहीं वो बताना है। तो ये जो है वह जमशेदपुर प्रमंडल नहीं है। बाकी संथाल प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और परमाणु प्रमंडल ये सब प्रमंडल है। बाकी जमशेदपुर एक शहर है। ठीक है, अगर बात करें कि झारखंड में कुल जो है वह 5 प्रमंडल है। कितने हैं? 5 प्रमंडल है। कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटानागपुर है, दक्षिणी छोटानागपुर है, संथाल परगना है, पलामू है और कोल्हान है। ठीक है, ये सब आपका झारखंड के 5 प्रमंडल हैं। ठीक है, और ये जो जमशेदपुर है यह कोल्हान प्रमंडल के ही अंतर्गत आता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए पहला प्रमंडल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि यह प्रमंडल झारखंड में कहाँ पे है। तो ये झारखंड के उत्तरी पूर्वी प्रमंडल है। कौन सा? संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय की हम लोग बात करें तो दुमका है। ठीक है, और दुमका क्या है? झारखंड की उप राजधानी है। ठीक है, अगर संथाल परगना प्रमंडल की बात करें तो इसमें जिलों की जो संख्या है आपका 6 है। कितना है? 6 है। कौन कौन है? दुमका है, जामताड़ा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, गोड्डा है और देवघर है। तो ये जिलों की संख्या आपको याद रखना है। ठीक है, इसको प्राचीन नाम जो था इसका वह नारी खंड था। क्या था? नारी खंड था। ठीक है, और संथाल परगना प्रमंडल में ही 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देवघर भी इसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दूसरे प्रमंडल की अगर बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, यह जो प्रमंडल है इसके अंतर्गत आपका रांची जो है इसी प्रमंडल के अंतर आता है। किसका? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंदर रांची आपका आता है। ठीक है, कौन सा? रांची। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वह आपका रांची है। यहाँ जो है जिलों की संख्या जो है वह टोटल 5 है। कौन सा? दक्षिणी छोटा नागपुर में प्रमंडल में अगर बात करें तो जिलों की संख्या कितना है? 5 है। कौन कौन? रांची है, खूंटी है, गुमला है, सिमडेगा है और लोहरदगा है। तो कितना है? जिलों की संख्या 5 है। ठीक है, यहाँ एक बात करें कि जो खूंटी जिला है यहीं पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था और उल्हातू गांव है जो बिरसा मुंडा का जन्मभूमि है। ठीक है, और ये आपका खूंटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाकी बिरसा मुंडा को धरती अब्बा कहा जाता है। बहुत सारे इसके फैक्ट है, आगे चल के हम बताते जाएंगे। ठीक है, और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की बात करें तो यहाँ जलप्रपात भी है और पहाड़ियों के लिए यह प्रसिद्ध भी है। पलामू प्रमंडल की अगर बात करें तो यह उत्तरी पश्चिमी भाग में है। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी भाग में है झारखंड का। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा इसमें कि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से छोटा प्रमंडल माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से अगर प्रमंडल बोला जाए तो पलामू प्रमंडल छोटा प्रमंडल है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मेदिनीनगर है। पलामू प्रमंडल का
जो मुख्यालय है वह आपका मेदिनीनगर है। यहाँ जिलों की संख्या कितना है इसमें? 3 है। कौन कौन सा? पलामू, गढ़वा और लातेहार। ठीक है। बेतला नेशनल पार्क जो है वह आपका पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और गढ़वा जिला की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है, तो ये ध्यान आप रखिएगा। जमशेदपुर की बात करें तो यह कोल्हान प्रमंडल का हिस्सा है। ठीक है। झारखंड में जमशेदपुर प्रमंडल का नाम कोई भी प्रमंडल नहीं है। ठीक है। यह जो है यह कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और जो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है वह पूर्वी सिंहभूम है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल का अगर मुख्यालय की बात करें। इसके अलावा अगर बात करें तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है और झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पे 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। और कोल्हान जो प्रमंडल है वह झारखंड का सबसे नया प्रमंडल है जो 2003 में बना था। तो एग्जाम दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खिलाड़ी झारखंड राज्य से नहीं है? महेंद्र सिंह धोनी, दीपिका कुमारी, सौरभ तिवारी या बाईचुंग भूटिया। तो ये तीनों तो झारखंड से ही रहने वाले हैं, लेकिन बाईचुंग भूटिया जो है यह झारखंड के नहीं है। बाईचुंग भूटिया जो है वह सिक्किम राज्य से संबंधित रखते हैं और यह एक फुटबॉलर ही, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर भी हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर बाईचुंग भूटिया की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है। ये ध्यान रखना है। बाकी इसको जो नाम दिया गया है सिक्किम स्नाइपर, इसको सिक्किम स्नाइपर भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कितना बार भी पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान आप रखिएगा। ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्या यह पहला फुटबॉलर है भारत का जिसने 100 मैच पूरे खेले हैं। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी इनको पद्मश्री 2008 में मिला था और अर्जुन पुरस्कार जो था वह 1998 ईस्वी में मिला था। किसको? बाईचुंग भूटिया जी को। ठीक है। और इनका संबंध तो हम बता ही दिए हैं, फुटबॉल से है। और इनके नाम पर सिक्किम में एक नामची एक जगह है, वहां पे इनके नाम से एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया गया है। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। इनको कौन नहीं जानता है? थाला, इनको थाला बोला जाता है। थाला का अर्थ होता है लीडर, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ये खेलते थे तो वहां इनको नाम दिया गया था थाला। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो 7 जुलाई 1981 को इनका जन्म रांची में होता है। और इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इनको पद्म भूषण 2018 में मिला था, वहीं पद्मश्री 2009 में दिया गया और राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो है इनको 2007 में दिया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रखा गया है और यह 2021 में इसका नाम चेंज किया गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो हॉकी के जादूगर हैं उन्हीं के नाम पे रखा गया है। और खेल दिवस की अगर बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया कि जो खेल दिवस है किन के नाम पे मनाया जाता है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब राजीव गांधी खेल रत्न नहीं है नाम, अब इनका जो नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। यह नाम 2021 में चेंज किया गया था। ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आप ध्यान रखिएगा। दीपिका कुमारी की अगर बात करें तो 1994 में इनका जन्म होता है, ये भी रांची से संबंधित रखते हैं और इन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते थे और इनको पद्मश्री 2016 में और अर्जुन पुरस्कार 2012 में मिला था। एक इनका डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया गया है जो लेडीज फर्स्ट है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। सौरभ तिवारी की अगर बात करें तो ये भी झारखंड से ही, इनका जन्म जो हुआ था वो 1989 में जमशेदपुर में हुआ था। 2008 में अंडर 90 वर्ल्ड कप जीतने में जो जीता था उसका ये हिस्सा थे, उसमें खेले हुए थे और उसमें जो कप्तानी कर रहे थे वह विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। इनके अलावा ये आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेले हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जिसको आरसीबी भी बोला जाता है उसके तरफ से ये खेले और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए हैं। चौथा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो भारत देश में लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान करने हेतु मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। ठीक है। भारतीय संविधान में अगर बात करें तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान के लिए कर दिया गया था। तो ये संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है।
उसके बाद अगर उसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो जिक्र किया गया है वह अनुच्छेद 81 में किया गया है, किसका, लोकसभा का। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, और समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चुनाव की अगर बात करें तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से सदस्य चुने जाते हैं। इसका जो अध्यक्षता करते हैं वह लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और लोकसभा में अगर सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो 550 है, लेकिन जो वर्तमान में चुनाव होते हैं वह 543 सीटों में चुनाव होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और लोकसभा को एक विशेष शक्ति प्राप्त है, वह शक्ति क्या है कि धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और धन विधेयक जो है आपको पूछ लिया जाएगा धन विधेयक किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है, तो 110 में। इसमें 110 जो आर्टिकल है वह धन विधेयक का उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विधानसभा की अगर बात करें तो यह विधानमंडल का निम्न सदन है जो राज्यों से संबंधित रखता है। ठीक है, इसका आर्टिकल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 170 में इसका जिक्र या विवरण दिया गया है विधानसभा का। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका कार्यकाल भी होता है वह 5 वर्ष का होता है, और राज्यपाल द्वारा भंग इसको किया जा सकता है, इसको विधानसभा को। ठीक है, और इसमें चुनाव जो होता है वह राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो विधानसभा स्पीकर करते हैं। और इसमें टोटल जो है सीट सदस्य संख्या, तो ये जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, अधिकतम 500 हो सकता है, लेकिन न्यूनतम आपका 60 हो सकता है। ठीक है, राज्य सूची और संगोत्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना भी इसका काम है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा इसका अंतर देख लेते हैं। यह लोकसभा जो है यह स्तरीय राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे होता है, और विधानसभा जो होता है वह राज्य में होता है। सदन का प्रकार अस्थायी होता है, इसके में अस्थायी होता है। इसमें न्यूनतम आयु जो होता है वह 25 वर्ष होता है, इसमें भी 25 वर्ष होता है। इसमें जो प्रमुख कार्यकारी होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, और विधानसभा में जो होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद की अगर बात करें तो लोकसभा का जिक्र 81 में किया गया है। ठीक है, और विधानसभा में 170 में जिक्र किया गया है। विघटन शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, और विधानसभा में राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को लोकसभा और विधानसभा में इतने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवघर जिले में कुल कितने प्रखंड हैं, ये आपको बताना है। तो देवघर जिले में जो कुल प्रखंड है वह कितने हैं, तो वह 10 आपका है। ठीक है, अगर वर्तमान आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें देवघर जिला में तो टोटल तो 10 प्रखंड है। वह प्रखंड कौन कौन सा है, तो देवघर है, देवीपुर है, मोहनपुर है, सरमा है, सोनार टाढ़ी है, मधुपुर है, मारगो मुंडा है, और कोरो है, और सारठ और पालो चोरी है। ये इनके 10 प्रखंड देवघर के हैं। झारखंड राज्य में यूरेनियम का खनन किस जिले में किया जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर या बोकारो, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम जो उनके अंतर्गत एक जिला है जादूगोड़ा। ठीक है, यह यूरेनियम के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ अभी हम लोग जादूगोड़ा बोले, यहाँ पहली यूरेनियम खदान है जहाँ 1967 में खनन को शुरू किया गया था, खुदाई को शुरू किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में जो है अन्य खदानें उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कौन कौन है, नरवा पहाड़ है, तुरामडी है, बागजाता है, मोहलडी है, ये सब आपका पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत खदानें हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो इसका वर्तमान में संचालन कर रहा है उसको कर रहा है UCIL द्वारा, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम की अगर बात करें तो यह भी लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम जो है वह लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक चिरैया खदान है, कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम में, जो एशिया के सबसे बड़े लोहे खानों में से एक है। तो कौन सा है, चिरैया। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भी यहाँ महत्वपूर्ण लोहे अयस्क की खदान है, जो एक नोवा मुंडी है और एक गुआ है। ठीक है, तो पश्चिमी सिंहभूम के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। वहीं देवघर की अगर बात करें तो इसको झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और खनिज की दृष्टि से देखें तो यहाँ उतना कुछ खनिज नहीं है। यह सिर्फ आपको जो प्रसिद्ध है बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग जो है उसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बोकारो की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से कोयला और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, और भारत का जो सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है वो आपका बोकारो स्टील प्लांट में ही स्थित है। ठीक है, इनके अलावा अगर बात करें
तो झरिया के बाद बोकारो का जो करगली है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला भी है और यहाँ कोयला शोधन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है, तो ये बताना है। तो न्यूनतम जो आयु निर्धारित किया गया है वह 18 वर्ष है और 18 वर्ष और 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तो उसे मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है। अगर बात करें, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, जिनको शॉर्ट में JMMSY बोला जाता है। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। यह विभाग जो है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था और इसमें वो आयु जो था वह न्यूनतम 18 था और अधिकतम 50 था और प्रत्येक महीना इसमें 25 रुपये दिया जाता है, 2500 रुपये। और टोटल जो लाभ अगर बात करें वार्षिक का तो 30,000 प्रति वर्ष लगभग माना जाता है। वहीं इसका लाभ कौन ले सकता है, तो वह उनको झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए और महिला होना चाहिए और परिवार में आपका राशन कार्ड में पीला, गुलाबी और सफ़ेद या हरा कार्ड होना अनिवार्य है, तभी आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम क्या था, यह आपको बताना है। तो सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम जो था वह था फूलो झानो। क्या था? फूलो झानो था। ठीक है। 1855 के संथाल विद्रोह के नायक कौन थे? सिद्धू कान्हू थे, चांद भैरव थे, ये सब क्या थे? भाई थे। ठीक है। जबकि फूलो और झानो जो थे इनकी बहनें थी और इन्होंने भी 1855 के संथाल विद्रोह में इन लोग का साथ दिया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देवघर जिले की स्थापना कब हुई थी, यह आपको बताना है। तो जो देवघर जिले की स्थापना हुई थी वह 1983 ईस्वी को हुआ था और भारत पहला विश्व कप क्रिकेट जो जीता हुआ था वह भी 1983 में जीता हुआ था। कपिल देव उस वक्त इसके कप्तान थे। तो इससे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। देवघर जिले की स्थापना अगर पूरा बोला जाए तो 1 जून 1983 को हुई थी और इसे संथाल परगना से अलग करके बनाया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक बीच में आता है रीजनिंग का क्वेश्चन। किसका? रीजनिंग का। ठीक है। रीजनिंग भी आपका एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जो कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, ये 4 दिशा है प्रमुख रूप से। मान लीजिए ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है आपका, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है। ठीक है। ये है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ सीधा लिखना उत्तर, फिर यहाँ लिखना आपको पूरब, यहाँ लिखना आपको दक्षिण और यहाँ लिखना आपको पश्चिम। ठीक है। ये लिखना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जिधर जिधर चलता है वहां आपको मान बैठाते जाना है। ठीक है। ये हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है। देखिए, राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर 10 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए, फिर पश्चिम की ओर वह 5 किलोमीटर चला, फिर वह आपका पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर वह आपका 10 किलोमीटर चला और अंत में वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पे। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको इसके साथ बराबर कीजिएगा, इसको इसके साथ। अब जो बराबर रहेगा वो कट जाता है। तो देखिए, जो उत्तर और दक्षिण बराबर, तो 10 से 10 कटा, क्या बचा? 5। यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, तो यहाँ 0। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 2 संख्या बचेगा उसको घटाना है। तो 5 में से 0 घटाइए तो कितना आएगा? आपका 5 ही आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका सबसे कम मान रहेगा वही उसका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तो चलिए दूरी पूछा, अगर यहाँ पूछ दे किस दिशा में है तो आपको जवाब देना है पूरब दिशा में है। कौन सा? पूरब दिशा में। जिसमें घटाइएगा, जहां सबसे कम जनसंख्या रहेगा उसी को आंसर दिशा में लगा देना। हम इसका एक बार डिटेल चलाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग इतनी अच्छे समझा देंगे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हम एक डिटेल से आपको यहाँ दे दिए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो राजवंश के राजा मेदिनी राय द्वारा निर्मित पलामू किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है ये आपका लातेहार में है। ठीक है। अगर लातेहार की हम लोग बात करें तो सबसे पलामू किला जो है वह लातेहार जिले में है और यहाँ बेतला नेशनल पार्क के पास औरंगा नदी के तट पर यह स्थित है। तो ये बेतला नेशनल पार्क भी याद रखना, और कौन सा नदी? औरंगा नदी। ये भी यहाँ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 2 किले हैं, एक पुराना किला है, एक नया किला है। नया किला का जो निर्माण है वह राजा मेदिनी राय द्वारा करवाया गया था, जिसमें से प्रसिद्ध यहाँ पे एक नागपुरी दरवाजा है। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि चतरा जिला, चतरा में आपको देखना है कि छोटा नागपुर का जो प्रवेश द्वार है
इसे कहा जाता है। ठीक है, चतरा को। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा, प्रश्न बहुत बार यहाँ से पूछा है। अगर यहाँ बात करें कि इटखोरी जो है वहां पे एक भद्रकाली मंदिर है, जहां हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों धर्मों का संगम कहा जाता है। किसको? भद्रकाली मंदिर है कहाँ? इटखोरी में। ठीक है, यह आपका जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का जो है उसका संगम है। ठीक है, अगर बात करें चतरा का, तो झारखंड का सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो यह चतरा में स्थित है, और यहाँ एक कालेश्वरी पर्वत भी स्थित है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। पलामू जिला की अगर बात करें तो इसका जो उपनाम बोला जाता है वह जैसलमेर बोला जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। जिस तरह राजस्थान की जैसलमेर में बहुत गर्मी होती है, उसी तरह पलामू में बहुत तगड़ी गर्मी होती है, इसलिए यहाँ जैसलमेर इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ तो यह जिला जो है पलामू प्रमंडल का मुख्यालय जो मेदिनीनगर है वह यहीं पे है, और यह दलहन और तिलहन उत्पादन के लिए सबसे अगला राज्य है, सबसे आगे है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और पलामू में एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ चेरो राजवंश का शासन रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गढ़वा जिला की अगर बात करें तो यह झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों से सीमाओं से स्पर्श करता है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से स्पर्श करने वाले जो झारखंड के एकमात्र जिले हैं वह आपका गढ़वा जिला है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो यह सोन नदी इस जिले की उत्तरी सीमा बनाती है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। लातेहार जिले की अगर बात करें तो यहाँ बेतला नेशनल पार्क है। क्या है? यहाँ लातेहार में एक बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है, और झारखंड के जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? बूढ़ा घाट, जिनको लोधा जलप्रपात भी बोला जाता है, और नेत्रहाट जो है जिसको छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है, वह सब आपके लातेहार जिले में है। ठीक है, पलामू का किला भौगोलिक रूप से इसी जिले में भी आता है। और पलामू प्रमंडल के अगर बात करें तो 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ठीक है, इनको भगवान बिरसा मुंडा बोला जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो उली हातू गांव जो वर्तमान में खूंटी जिला में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? भगवान बिरसा मुंडा जी को। इनको धरती अब्बा भी बोला जाता है और विश्व पिता भी बोला जाता है, और भगवान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक उलगुलान आंदोलन किया था जो 1895 से 1900 के बीच में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा उलगुलान किया था। ठीक है, इनका जो यह विद्रोह करने का जो कारण था वह जल, जंगल, जमीन पर अधिकार और खुटकट्टी प्रथा को बचाना था। जो जमींदार लोग जो बाहर से आते थे, जिनको दिकू बोलते थे लोग, तो वो लोग आके इन लोग की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। उन्हीं के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान आंदोलन किए थे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक बिरसाइत पंथ का शुरुआत किए थे। इसका मकसद एक ही था कि एक सर्वा मतलब भगवान एक को मानो, जिनको मानना है भगवान एक को मानो। इससे ये होगा कि आप लोग में जो एकता है वो बना रहेगा, कभी एकता टूट नहीं। जब एक भगवान को पूजेगा सभी लोग, तो सभी लोग एक होके रहेंगे। अलग अलग भगवान जानते हैं, अलग अलग चीज धर्मों में अलग अलग होने के बाद तो हल्की हल्की लड़ाई तो स्टार्ट होती है। उसके लिए इन्होंने बिरसाइत पंथ जारी किए थे बिरसा मुंडा जी ने, ताकि इन लोग को एकता बना रहे, और जो बाहर के दिकू लोग हैं वो लोग इन लोग की जमीन ना ले सके। जब एकता बना रहेगा तो नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो इनका ये ध्यान रखिएगा। इनके अलावा इन्होंने बोला कि जनेऊ पहनो, मांस मदिरा त्याग करो और शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षा जानकार ये सब बनो। तो इनका मकसद यही था कि अगर आदिवासी लोग ये सब चीज करेंगे तो फिर ये लोग एक बने रहेंगे, और जब शराब वराब नशे मुशे में नहीं रहेंगे तो फिर ये लोग अच्छे से काम वाम करेंगे, तो इससे अपना जन बचाएंगे, और दिक्कु लोग इस पे प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसके लिए इन्होंने नारा भी दिया था, अब हुआ दिसोम रे, अब हुआ राज, मतलब हमारे देश में हमारा राज, बाहरी लोग इसमें राज नहीं कर सकते हैं। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर से जमकोपाई जंगल में सो रहे थे बिरसा मुंडा जी, वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 9 जून 1900 को रांची जेल में इनका हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी भी ये लोग बोलता है कि नहीं, हैजा के कारण नहीं, जहर देके मारा गया था, लेकिन किताबों में हैजा ही दिया गया, तो हमको हैजा ही याद रखना है। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को केंद्र सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है, और इसी दिन आपका 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था। तो ये चीजें आप लोग को भगवान बिरसा मुंडा के बारे में याद रखना है। झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो टोटल जो है वह 81 है। कितना है? टोटल जो है वह 81 है। ठीक है, झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्य 81 हैं। झारखंड विधानसभा में जनता द्वारा सीधे चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 81 है। कितनी है? 81 है। ठीक है, अगर हम लोग आरक्षण के तहत देखें सीटों का बंटवारा, तो एसटी की 28 सीटें हैं, एससी की 9 सीटें हैं, और जनरल की
44 सीटें हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहले विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किया जाता था और कुल जो होता था वह 81 प्लस एक जो मनोनीत होता था, टोटल 82 होता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन में 2019 के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन और कब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये समाप्त होने के बाद कुल कितना रह गया, 81 रह गया। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम है जो चाईबासा में है, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो वह रामगढ़ है। और झारखंड में लोकसभा के लिए 14 और राज्यसभा के लिए 6 सदस्य चुने जाते हैं। ये एग्जाम के लिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं, तो कुल जो है वह इसमें से 5, 7, 9 जो है उसमें से एक भी नहीं, ये सब गलत हैं। तो इसमें जो टोटल है तो इसका आंसर जो ऑप्शन के अनुसार होगा इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसमें टोटल 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। और यह संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय जो है वह दुमका भी है। इसमें टोटल 6 जिले हैं। कौन कौन, दुमका है, देवघर है, गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है और जामताड़ा है। तो ये ध्यान आपको रखना है। श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। क्या, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है किसको, श्वेत क्रांति को। ठीक है। जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनके जनक जो थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। कौन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, और भारत आज की दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है दूध का, तो इसी का ध्यान डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ने रखे थे, इसका उद्देश्य था। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अमूल की इसकी प्रमुख भूमिका भी रही है। अगर हम लोग मछली पालन की बात करें तो इनको नीली क्रांति बोला जाता है। मछली पालन को क्या बोला जाता है, नीली क्रांति बोला जाता है। इसका जो जनक है वह डॉक्टर हरिलाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कुमार कृष्णन जी हैं। इससे केज कल्चर जैसी तकनीक अपनाई जा रही, मत्स्य पालन के लिए केज कल्चर जो अपनाया जा रहा है। तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना। ऑप्शन में बिरसा मुंडा भी था, तो चलिए बिरसा मुंडा के बारे में भी थोड़ी जान लें। अभी तो इनकी चर्चा हम लोग किए हैं कि ये बिरसा उलगुरान 1895 से 1900 जल जंगल जमीन के लिए किए हुए थे। वहीं इनका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा किए थे। किसका, बिरसा मुंडा का। ठीक है। बाकी मैंने अभी इनका पूरा ही चर्चा किया था। इसमें ध्यान ये रखनी है कि मुंडा विद्रोह के बाद जो इसका परिणाम आया वो 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। झारखंड आंदोलन की बात करें तो शुरुआत इसकी हुई थी 20वीं सदी में 1912 ईस्वी में बार्थोलोमन जी जो थे इनके द्वारा ही शुरुआत माना जाता है। जो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, आदिवासी महासभा 1938 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में इसके अंतर्गत हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इतने लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हो गया, बिहार से अलग हो गए। बाकी अगर पीली क्रांति का सब देखें तो ये तिलहन होता है इसके अंतर्गत, और हरित क्रांति में गेहूं और खाद्य प्रकार के होते हैं। लाल क्रांति संबंधित होता है मांस और टमाटर से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। पार्श्वनाथ शिखर जो है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो यह गिरिडीह जिले में है। ठीक है, गिरिडीह जिले में है। ठीक है। जो इसकी ऊंचाई है पारसनाथ की, अगर मीटर में पूछा जाए तो 1365 और फीट में अगर पूछा जाए तो 4478 है। ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें ध्यान रखने वाली बात अगर कहा जाए तो जैन धर्म का मक्का आपका इसको बोला जाता है, और जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर ने यहीं पे मोक्ष प्राप्त किया था। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर ही पड़ा था। तो ये चीज इनमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। हजारीबाग की अगर हम लोग बात करें तो हजार बागों का शहर इसको कहा जाता है। यहाँ पे निर्मल महतो पार्क है, हजारीबाग अभ्यारण्य है, और यहाँ इसको की गुफाएं जहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैलचित्र भी मिले हैं। तो ये ध्यान आपको हजारीबाग का रखना है। कोडरमा की अगर बात करें तो इसको भारत की अब्रक की राजधानी कहा जाता है। और यहाँ पर भी प्रसिद्ध तिलैया डैम है जो दामोदर घाटी निगम पहली जल विद्युत परियोजना के तहत बनाया गया, और यहाँ पे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी स्थित है। गिरिडीह जिले की अगर बात करें तो पारसनाथ पहाड़ी यहाँ तो है ही, पीरटाट प्रखंड के अंतर्गत यह आता है। यहाँ उसरी जलप्रपात है और एक खंडोली डैम है। क्या क्या है, उसरी जलप्रपात है और यहाँ खंडोली डैम है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। गढ़वा जिले की अगर बात करें तो झारखंड एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश से यह सीमा साझा करते हैं, और यहाँ बसिंधर मंदिर है, और यहाँ पे भगवान कृष्ण की 32 मन शुद्ध सोने की प्रतिमा भी है। ये कहाँ पे है, तो यह सब गढ़वा जिले में है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर के किस प्रखंड में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो यह देवीपुर में है। कहाँ पे है? देवीपुर में है। ठीक है। यह एम्स का जो है, यहाँ पे एम्स का स्थापना हुआ और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देवीपुर प्रखंड में की गई है यह एम्स का। ठीक है। एम्स की अगर हम लोग बात करें तो यह 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के 6ठे चरण के तहत स्थापित किया गया है। कौन सा? देवघर का एम्स। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और झारखंड के देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड में यह स्थित है। ठीक है। इसका उद्देश्य था झारखंड और पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कि यहाँ नागरिकों को किफायती और आधुनिक सुविधाएं प्रदान किया जाए, इसी की यही उद्देश्य था। बाकी यह झारखंड का पहला और एकमात्र एम्स संस्थान है जहां शैक्षणिक सत्र के साथ साथ ओपीडी और आईपीडी सेवाएं पूरी तरह से कार्य करती है। ठीक है। देवघर को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और साथ ही साथ अब पूरी भारत के मेडिकल हब भी इसको कहा जाने लगा। इसके अलावा अगर बात करें तो देवघर में हवाई अड्डा भी है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ, जो पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं यहाँ पे एक प्लास्टिक पार्क है, जो देवघर में एक औद्योगिक प्लास्टिक पार्क भी विकसित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक कुष्ठ रोग संस्थान भी है। तो ये चीज आप लोग देवघर में याद रखिएगा। सिंदरी खाद्य कारखाना झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है यह आपका धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में है। इसकी जो स्थापना हुआ था इस कारखाने का, वह 1991 में किया गया था और यह दामोदर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है, अभी तो इनके स्थापना की बात जिक्र की 1991 में हुआ था और यह दामोदर नदी के किनारे ही स्थित है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, सिंदरी को। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और वर्तमान में इसे हर्ल के माध्यम से पुनः इसको चालू किया गया है और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना जो काल होता है वो 1951 से 56 के दौरान स्थापित किया गया है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। बोकारो जिला की बात करें तो इसको इस्पात नगरी भी बोला जाता है और यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट जो 1964 में स्थित किया गया था, किसके सहयोग से? तो यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो बोकारो स्टील प्लांट है वह किसके सहयोग से यहाँ स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ लुगु गुरु घंटाबाड़ी जो है और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान भी यहाँ पे स्थित है और बहुत ही यह प्रसिद्ध है। गुमला की अगर बात करें तो अल्बर्ट एक्का नगरी इसको कहा जाता है और यहाँ पे अंजन धाम मंदिर भी है जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है। और गुमला जिला की अगर बात करें तो यहाँ टाना भगत आंदोलन भी हुआ था, जो उसका मुख्य केंद्र था वह गुमला जिला ही था। पलामू जिला की अगर बात करें तो पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनी में है, वो तो पता ही है। बाकी दलहन और तिलहन के लिए भी यह अग्रणी राज्य है और यहाँ चेरो वंशीय राजाओं का शासन भी हुआ था। धनबाद जिले की बात करें तो इसका उपनाम जो है भारत के कोयला की राजधानी कहा जाता है और यहाँ आईटी धनबाद और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और झारखंड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी है। तो ये चीजें आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? 19 नंबर का बताना है। तो यह पलाश है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। बाकी आप देख लीजिए राजकीय पशु हाथी, उनका वैज्ञानिक नाम देख लीजिएगा। पक्षी का नाम, राज्य पक्षी जो है वह कोयल है, इसका वैज्ञानिक नाम याद रख लीजिएगा। झारखंड के राज्य के वृक्ष साल है, इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा। वहीं राजकीय पुष्प पलाश है, इसका आपका वैज्ञानिक नाम, ये आपको याद होनी चाहिए, पेपर में यही पूछा जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज या गढ़वा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गढ़वा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गढ़वा। ठीक है। इसकी कुल लंबाई जो है गंगा नदी का वह 80 किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से एक बीच में एक क्वेश्चन आपका मैथ का है। इससे पहले मैंने एडवांस का मैथ आया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था वो क्या। अब चलिए एक फिर से मैथ का क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं। बोलता है 10 का 1/2 गुना 15 माइनस 5 ब्रैकेट में बंद है। ये बोर्ड मास के रूल पे हमेशा सॉल्व होता है, तो बोर्ड मास का रूल आप लोग को पता होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 का मतलब क्या होता है? गुना 1/2। ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा? 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है। 2 से क्या 5, कितना हो गया? 10 × 5 = 50। इसका आंसर कितना होगा? आपका 50 आंसर। बोर्ड मास अप्लाई कीजिए, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक व्यक्ति ने 200 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो उस व्यक्ति ने उसे कितने रुपये में बेचा, ये आपको बताना। चलिए इसको रेशियो मेथड से हम लोग क्या हम लोग 25% को
1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिखें? 25% का मान कितना होता है अपने आप में? 100 होता है। 25 चौका 100। क्या मैंने इसको 1/4 लिख दिया? अब देखिए, अब यहाँ बोलता है 25% लाभ, मतलब 4 से 5। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब बोलता है एक व्यक्ति ने 200 रुपये में घड़ी खरीदी। 4 बराबर 2000 कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 बटे 4, 4 पचे 20, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बताओ उसे कितने रुपये बेचे? एसपी निकालने बोल रहा है, तो अब 500 इंटू 5 कितना हो गया? 2500 रुपये। कितना हो गया? 2500 रुपये। मैं एक बार इसको दोबारा आप लोग को समझा देता हूँ, क्योंकि हमें लगा कि आप लोग नहीं समझे होंगे। ठीक है, चलिए दोबारा इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, हमने क्या बोला, आप यहाँ देखिए, सीधी सी बात। एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में एक घड़ी खरीदी, उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो उस व्यक्ति ने उसे कितने रुपये में बेचा? एसपी पूछ रहा है। देखिए, सीपी आपका दिया हुआ है, कितना है सीपी आपका? 2000 है। ठीक है, उसमें बोलता है कि 25% का लाभ है। मैंने अभी 25% का बोला कि 1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिखना वो बता दिए। 25/100 करना, 100 क्यों करते हैं? प्रतिशत का मान 100 होता है। ठीक है, तो इसका 100 आ गया 1/4। अब क्या करना, जब अगर लाभ बोले तो 4 से 5, सीपी है एसपी। लाभ किस पे होता है? हमेशा लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है, उसी को हम लोग सीपी बोलते हैं। तो यहाँ लाभ बोला तो 4 से 5, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब ये जो सीपी है वो आपका दिया हुआ 2000 रुपये, तो क्या 4 बराबर हम 2000 नहीं लिख सकते हैं? लिख ही सकते हैं। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 पचे 500 आ जाएगा। अब हमको एसपी बोल रहा है, तो 5 से गुना कर देंगे, 2500। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बाकी आप इसको आप बहुत आराम से सीधा हम यहाँ एकदम नॉर्मल से देखिए, 2000 का 25% 500 रुपया होगा। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना आपको? 2000 और लाभ कितना? वो 500, टोटल 2500। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड से जाइए, वो बहुत ही आपको ईजी लगेगा। और जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो आपको आसानी वही करने में लगेगा। वही अगर 12.5% वहाँ दे देता तो फिर आपको रेशियो मेथड से जाना पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? ये आपको बताना है। तो जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वह आपका गोवा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का लगभग जो है इतना में वर्ग किलोमीटर में है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% हिस्सा कवर करता है, और यहाँ एक थार मरुस्थल भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यह दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इनको भारत का हृदय भी कहा जाता है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यह यहाँ अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पादन के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या के मामले यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, भारत की लगभग 16.5 जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। झारखंड में 1855 के विद्रोह से जुड़े आदिवासी नायक कौन थे? ठीक है, तो सिद्धू कानू थे। ठीक है, सिद्धू कानू थे। ठीक है, ये जिसको हम लोग बोला 1855 से 56 तक संथाल हुल भी बोलते हैं, संथाल विद्रोह भी बोला जाता है। उसका नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था। इनकी 2 भाई थी, फुलो और बहन थी, फुलो जानो और चांद भैरव भी इनके भाई थे। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इन्होंने एक नारा दिया था, अपना देश अपना राज्य। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो यह मुंडा उलगुलान 1895 में किए थे, और मुंडा उलगुलान को महान हलचल महान विद्रोह भी बोला जाता है। इसका नेतृत्व आपका मुंडा जी किए थे। इनके अलावा इनको धरती का अब्बा, विश्व पिता और भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये क्यों किया गया था मैंने पहले इसका जिक्र किया था। और इनका बलिदान के बाद 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर CNT लागू हुआ था, और इनके जन्म पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तिलका मांझी की अगर बात करें तो तिलका आंदोलन 1783 ईस्वी में हुआ था, और इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आदिवासी शहीद माना जाता है। और इन्होंने 1784 ईस्वी में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस विलेंड को तीर से मारकर हत्या कर दिया गया।
कर दिया था। तो ये तिलका मांझी के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी 1785 में इन्हें भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी और वह स्थान अब बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। वहीं जयपाल सिंह मुंडा की अगर बात करें तो यह झारखंड आंदोलन और आधुनिक काल में किए हुए थे। इन्हें मरांग गोम के सर्वोच्च नेता जिसको कहा जाता है उसके उपाधि दिया गया है और इन्होंने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। ठीक है, इन्होंने 1950 में झारखंड पार्टी का गठन भी किया और अलग झारखंड राज्य की मांग को बौद्धिक और राजनीतिक मजबूती प्रदान की और ये संविधान सभा के भी सदस्य थे। ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका अर्थ होता है। इसके अलावा अगर इसमें बात किया जाए तो इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोला जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। और इसमें जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है इन्हीं के निर्देश से प्रोसेस करता है। इसके अलावा इसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं। एएलयू होता है जो गणितीय गणनाएं होती है, जैसे प्लस माइनस जो होता है ये एएलयू में ही होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें सीयू होता है, यह जो होता है सभी इनपुट और डिवाइस के बीच में समन्वय बिठाता है सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, तो इनका ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं मेमोरी यूनिट की बात करें तो ये डेटा को प्रोसेस करने के दौरान अस्थायी रूप से स्टोर करना या और सीपीयू की गति को आपका हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये 3 चीजें इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र का नाम बताइए, कौन सा है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपको बोकारो इस्पात संयंत्र। कौन सा? बोकारो इस्पात हो जाएगा। अगर राउरकेला इस्पात संयंत्र की बात करें तो यह उड़ीसा में है। इनका स्थापना 1959 में किया गया था और जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था राउरकेला को। तो ये ध्यान रखिएगा। और पंचवर्षीय योजना में बात करें तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में है जो कि तत्कालीन अब मध्य प्रदेश में है। इसका स्थापना 1955 में हुआ लेकिन इसमें उत्पादन 1959 से शुरू हुआ और यह सोवियत संघ के रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा और ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। ठीक है, ये चीज आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की अगर बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1959 में हुआ, उत्पादन 1962 में शुरू हुआ और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापित किया गया था। ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ही दौरान किया गया था। बोकारो इस्पात की बात करें तो यह झारखंड में है। इसका स्थापना 1964 में किया गया और यहाँ उत्पादन 1972 में शुरुआत हुआ और ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, और यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। तो ये 4 चीजें सब चीज में ध्यान में रखना। और याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है। भिलाई जो था वह रूस सहयोग से बनाया गया था, दुर्गापुर जो बनाया गया था वो ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और बोकारो आपका रूस से। तो इसका आपका दिया हुआ है सबका ट्रिक, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसरो का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये अगर बात करें इसका स्थापना जो हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रयासों से किया गया था। बाकी हमने अभी बात किया मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वह डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। अगर अभी बात करें इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर वी नारायण जी हैं। कौन है? डॉक्टर वी नारायण जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्हें 14 जनवरी 2025 को कार्य इनको संभालने के लिए दिया गया था और ये 11वें अध्यक्ष बने हैं इसरो के। ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा अध्यक्ष है? 11वें अध्यक्ष बने हैं और वर्तमान में डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। यह आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो स्थान लिया वह सोमनाथ जी का, एस सोमनाथ जी का। इससे पहले एस सोमनाथ जी ही इसरो के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के ये जगह लिए, जिनके कार्यकाल में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। किसके कार्यकाल में? तो एस स्वामी सोमनाथ जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मिशन देख लेते हैं। आर्यभट्ट 1975 भारत का पहला उपग्रह है। चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। मंगलयान अपने पहले ही प्रयास में मंगल कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना। तो ये सब चीज इनका ध्यान में रखना और ये सारी चीज एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो ये हॉकी से संबंधित है। कहाँ? हॉकी से। और यह झारखंड की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान रहने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी जो झारखंड का था।
वह भारतीय टीम का जो चौथा स्थान प्राप्त किया था टोक्यो में, उसी में ये हिस्सा थी सलीमा टेटे। उन्हें हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान भी बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी की अगर बात कर लें तो क्रिकेट से संबंधित है महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, कुमार कुसक्रा। धोनी के नेतृत्व में 2007 में टी20 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था और यहाँ पे रांची में एक JSCA स्टेडियम भी स्थापित है। हॉकी से संबंधित अगर बात करें तो सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, जयपाल सिंह मुड्डा और निक्की प्रधान झारखंड की पहला महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक 2016 में भाग लिया था। वहीं जयपाल सिंह मुड्डा की अगर बात करें तो इन्होंने 1928 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक देने वाली टीम की कप्तानी की थी। एथलेटिक्स की अगर बात करें तो सपना कुमारी, फ्लोरेंसा बारला, सपना कुमारी जो 100 मीटर बाधा दौड़ में की खिलाड़ी हैं और झारखंड में खेलगांव एथलेटिक्स प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र है। कुश्ती से अगर बात करें तो चंचला कुमारी है, ठीक है, और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करी, इसमें इन्होंने इतिहास रची थी। ये पहलवान से संबंधित रखती हैं। संथाली भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है ये आपको बताना है। तो संथाली भाषा में जो लिपि प्रयोग होता है वो ऑल चिकी होता है। कौन सा? ऑल चिकी होता है। चलिए ऑल चिकी के बारे में देख लेते हैं। यह संथाली भाषा की एक आधिकारिक और मौलिक लिपि है। इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किए थे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर संथाली भाषा की बात करें तो पहले यह देवनागरी, रोमन या बंगला लिपि में लिखी जाती थी, लेकिन ध्वनियों की सटीक उच्चारण के लिए ऑल चिकी को विकसित करना पड़ा। वहीं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। देवनागरी की अगर बात करें तो यह हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी जैसे भाषाओं की मुख्य लिपि है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन ब्राह्मी लिपि मानी जाती है और इसका जो लिखने का तरीका है वह यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। गुरुमुखी की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से पंजाबी भाषा को लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली लिपि है। इस लिपि का मानकीकरण सिखों के दूसरे गुरु और गुरु आनंद देव जी ने 16वीं शताब्दी में किया था और सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा, इसी लिपि में लिखी गया है। कौन सा लिपि? गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। हो भाषा के लिए अगर बात करें तो वारंग छिती इनका लिपि है। कुड़ुक भाषा की अगर बात करें तो तोलोंग सिकी इनकी लिपि है जो विकास किया गया है। गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की थी ये आप लोग को बताना है। तो 30 नंबर का जो आंसर होगा वह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि पुस्तक का आविष्कार किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करें तो गीतांजलि यह उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है। इसी पुस्तक के लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वह नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई भी थे, ये भी ध्यान रखना है। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें शांति निकेतन विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किए हुए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में इतना आप लोग को ध्यान रखना है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में देखें तो वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा रचा गया था। और आनंद मठ जो है यह इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है और वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया था, तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था और इन्हें साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देवदास, चरित्रहीन, श्रीकांत इनके उपन्यास हैं। इनके उपन्यासों पर आधारित भारतीय सिनेमा कई फिल्में बनाई गई है। ये बंगाली साहित्य के सबसे लोकप्रिय कथाकारों में से एक इन्हें माना जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया और विश्व दिवस जो हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को भारत संविधान में हिंदी जो देवनागरी लिपि है को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कब? 14 सितंबर 1949 को, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में इसका जिक्र किया गया है, हिंदी का राज्य भाषा दर्जा दिया गया। वह आर्टिकल आपका 343 के 1 में जिक्र है। ठीक है। 10 जनवरी की अगर बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह हिंदी को बढ़ावा देने के लिए। 14 नवंबर को बाल दिवस या मधुमेह दिवस दोनों मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो बाल दिवस है वह प्रधानमंत्री पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर।
ये इसमें से विषम शब्द आपको क्या लग रहा है वो बताना है। तो हमको लग रहा है वर्गमूल होगा, ठीक है, वर्गमूल होगा, ठीक है। वर्ग फीट जो है और वर्ग इंच और वर्ग मीटर है वह क्षेत्रफल मापने का इकाई है। कौन कौन? वर्ग फीट, वर्ग इंच और वर्ग मीटर, ये सब क्षेत्रफल मापने की इकाई, जबकि वर्गमूल जो है वह एक गणितीय ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो ये जो है यह आपका कहाँ से हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड से चिपको आंदोलन संबंधित है। इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ। बात 1970 की है। सुबह सुबह छत्तीसगढ़ में सुबह का टाइम होता है और छत्तीसगढ़ में रैनी नाम का हुआ है गांव, कंफर्म नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में इसका सुबह सुबह टाइम होता है और वहाँ के पुरुष अपने काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो उस गांव में सिर्फ महिलाएं बचती हैं और जब महिलाएं सिर्फ बचती हैं तो सुबह सुबह के टाइम में वहाँ के जमींदार, साहूकार लोग अचानक से आते हैं और पेड़ काटने वाली मशीन और साथ में बहुत सारे मजदूर लेके आते हैं और पेड़ काटना स्टार्ट कर देते हैं। जब पेड़ काटना स्टार्ट कर देते हैं तो उसी वक्त एक वहाँ महिला होती है जिनका नाम होता है गौरा देवी। वह जब देखता है कि हमारे गांव की पेड़ों की कटाई हो रही है तो उसने तुरंत क्या किया, वो पूरे गांव में गई और सभी महिलाओं को बोली और सभी महिलाओं को इकट्ठा करके उस स्थान पे लाई जहाँ पे पेड़ कट रहा था। और टोटल महिलाएं 27 आई और 27 महिलाएं ने इसका विरोध किया कि पेड़ नहीं काटिए, लेकिन साहूकार जमींदार लोग नहीं माने, पेड़ काटते रहे। तो इसने क्या किया, सभी महिलाएं पेड़ को पकड़ के बाँह, जिसको बोलते हैं बाँह में भर के पकड़ के चिपक के पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बोला उन लोग को कि अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले मुझे काटना होगा, मुझे मारना होगा, तभी पेड़ को आप काट सकते हैं। जब यह जमींदार लोग देखता है इस स्थिति को तो वो लोग घबरा जाते हैं और वो लोग छोड़ देते हैं और छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। तो यही चिपको आंदोलन है। चिपको मतलब ही होता है चिपक के पकड़ना कोई चीज को, तो इसी से पता चलता है चिपको आंदोलन, ठीक है। तो गौरव देवी थी, यही इनके मुख्य नेतृत्व करता थे। जब यह बात तो उस गांव के पुरुषों में पता चलता है तो एक वहाँ प्रमुख नेता होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या है? 34 नंबर ये बताना है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह आपका जूल है। क्या है? जूल है। ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। न्यूटन का बल होता है और सेंटीग्रेड का तापमान होता है और वाट जो होता है वह शक्ति का होता है। तो ये तीनों चीज भी आपको ध्यान में रखना है। डी गुकेश किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो डी गुकेश जो है वह आपका शतरंज से संबंधित है। शतरंज यह खेलते हैं, ठीक है। गुकेश ने 2024 में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा और वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के सबसे कम उम्र और दुनिया के तीसरे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और शतरंज में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द यूज किए जाते हैं वह चेकमेट किए जाते हैं, गैम्बिट किए जाते हैं, स्टेलमेट किए जाते हैं, कैसलिंग किए जाते हैं, फीडे, ये सब महत्वपूर्ण शब्द जो है यह शतरंज से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें प्रमुख खिलाड़ी जो थे वह विश्वनाथन आनंद और आर प्रज्ञानंद थे। तो शतरंज में इतना आप लोग को ध्यान में रखना। वहीं स्नूकर की अगर बात करें तो यह टेबल पर खेला जाता है जिसमें 22 रंगीन गेंद होती है। और इसके अगर प्रमुख खिलाड़ी की अगर बात करें तो पंकज अडवाणी जो भारत के सबसे सफल खिलाड़ी रहे। इसके अलावा एक आदित्य मेहता भी हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द स्नूकर में यूज किया जाता है, जो नाम यूज होता है वो ब्रेक, पॉकेट, क्यू, प्रेम, पिक, बॉल, सेंचुरी, ये सब स्नूकर खेल के शब्द हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ही प्रश्न में पूछा जाता है। वहीं बिलियर्ड्स की अगर बात करें तो यह स्नूकर जैसा ही दिखता है लेकिन इसमें केवल 3 गेंद का उपयोग किया जाता है, सफेद, पीली और लाल। इसमें प्रमुख खिलाड़ी हैं पंकज अडवाणी और गीत सेठी। कौन है? गीत सेठी। स्नूकर में अगर बात करें तो 22 गेंद होती है जबकि बिलियर्ड्स में 3 गेंद होता है। तो ये भी ध्यान रखना। कबड्डी की अगर बात करें तो यह भारत का एक पारंपरिक खेल है जो बहुत ही लोकप्रिय हो चुके हैं। प्रो कबड्डी लीग PKL यह वैश्विक पहचान दिलाई जो भी हर साल होता है। ये चीजें इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द होता है वह रेडर, डिफेंडर, एंकल होल्ड, सुपर रेड और लोना। जो पूरी टीम आउट हो जाए तो उसको लोना बोला जाता है। इसमें पवन सहरावत और प्रदीप नरवाल जो बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी और चर्चित खिलाड़ी हैं। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
हो जाएंगे। भारत के यह प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर किले के जेल में अपने कारावास के समय लिखी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि यह पुस्तक लिखते समय वो किस जेल में और कहाँ पे बंद थे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो भारत एक खोज, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश शासन तक के भारत में समृद्ध इतिहास इसमें वर्णित किया गया है। और विश्व इतिहास की झलक जो है वो अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को लिखे गए पत्रों का इसमें संग्रह है। और मेरी कहानी इनकी एक उनकी आत्मकथा भी है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो यह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था की आलोचना पर उनके सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके अलावा द बुद्ध एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, मुक नायक उनके द्वारा शुरू किए गए एक पाक्षिक समाचार पत्र भी है। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये शेर ये पंजाब के नाम से जाने जाते हैं और लाल बाल पाल की तिगड़ी के हिस्सा ये थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान इनकी लाठीचार्ज होती है और घायल होते हैं, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो पुस्तकें हैं वह अनहैप्पी इंडिया है, ठीक है, मदर इंडिया है, यंग इंडिया है, इंग्लैंड डेट टू इंडिया इनका प्रमुख बुक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। वहीं दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो इन्हें भारत के ग्रेट ओल्ड मैन भी बोला जाता है और ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक में उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत दिया था और इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्र की आय की गणना का प्रयास भी किया था। कालिदास किस शासक के राज्य कवि थे? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात करें तो कालिदास गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य भी कहा था, इन्हीं के राज्य कवि थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें से कालिदास के अलावा वाल्मीकि और धन्वंतरि भी थे। धन्वंतरि चिकित्सक थे और अमर सिंह जैसे विद्वान भी शामिल थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कालिदास की रचनाएं अगर देखें तो अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है, कुमार संभवम है और रघुवंशम है। और इनके ही शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इनके राज्य कवि वानभट्ट थे और इनकी प्रमुख रचनाएं जो था वानभट्ट में वह हर्षचरित और कादम्बरी इनके प्रमुख रचनाएं थी। हर्ष ने स्वयं 3 संस्कृति नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और चीनी यात्री जो हेनस्वांग थे, इन्हीं के समय में भारत आए थे, विदेशी यात्री थे। समुद्रगुप्त की बात करें तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इनके राजकवि हरिसेन थे और हरिसेन ने ही प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन इसमें किया गया था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त का विशेष बात करें तो यह एक महान संगीत प्रेमी भी थे और ये इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो इन्हें मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इनके दरबार में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, वो थे और इनके प्रधानमंत्री और गुरु भी थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और विदेशी राजदूत की अगर बात करें तो इनके दरबार में नैनो राज मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ जितने भी हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज आपको याद रहनी चाहिए। अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या होती है? तो अग्नि की पर्यायवाची शब्द जो होगा वह अनल होगा। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? जो शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ समान हो। शब्द भले अलग हो लेकिन अर्थ उसका एक ही हो, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अग्नि आगे होता है, अनल मतलब भी आगे, लेकिन शब्द अलग अलग है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की अनुसूची 8 किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो यह आधिकारिक भाषा से संबंधित है, अनुसूची 8। ठीक है, इसमें कुल भाषाएं वर्तमान में कितनी हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में अगर बात करें तो कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 21वीं संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। याद रखने का ट्रिक है KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। BDMs याद रखिएगा। और अंग्रेजी और राजस्थानी इस अनुसूची का हिस्सा अभी भी इन दोनों को नहीं संविधान में जोड़ा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। संसद चुनाव की अगर बात करें तो अनुच्छेद 324 से 239 तक चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और चुनाव से सीधा संबंध अनुसूची 10 जो दल बदल विरोधी कानून से जुड़ता है और निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता तय करती है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991
में चुनाव के नियमों को परिभाषित करता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। वहीं आधिकारिक भाषा की बात करें तो आर्टिकल 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 घोषित करता है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देशों का जिक्र किया गया है। तो ये आर्टिकल जितने भी हैं वो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं WHO। यह जो है यह दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखरेख WHO करती है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसी कारण हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इनका मुख्यालय की अगर बात करें तो जिनेवा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो WHO का मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया के हर इंसान को स्वस्थ और की बेहतरीन सुविधा मिले और वह एक लंबी स्वस्थ जिंदगी जी सके। WHO का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन किसका प्रकार है? बिटकॉइन किसका प्रकार है ये आपको बताना है। ये आपको ऑस्ट्रेलियन मुद्रा है या खेल शब्दावली है या क्रिप्टो करेंसी है या अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पुरस्कार? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर। ठीक है, इसे 2009 में सतोशी नामकोता नामक एक अज्ञात व्यक्ति समूह द्वारा बनाया गया था। तो ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा। छऊ नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से भी संबंधित है, झारखंड से भी है और पश्चिम बंगाल से भी संबंधित है। छऊ नृत्य एक मुखौटा नृत्य है जिसमें कलाकार बड़े ही सुंदर और भावपूर्ण मुखौटे पहनकर इसमें प्रदर्शन करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबका अलग अलग इसमें पहचान है। सरायकेला छऊ की अगर बात करें जो झारखंड में, इसमें मुखौटा का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है और यह थोड़ा अधिक ग्रेसफुल माना जाता है। वहीं मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा का है, इसमें मुखौटा का उपयोग नहीं होता है। कलाकार अपने चेहरे के हाव भाव से इसमें बयां करते हैं। और वहीं पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल से है, यह अपनी ऊर्जा और ऊंची छलांगों के लिए जाना जाता है। और छऊ नृत्य को यूनेस्को की अभूत सांस्कृतिक विरासत की सूची 2010 में शामिल किया गया था। तो ये चीज आप छऊ में इतना ध्यान रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन किस विधा से संबंधित हैं? तो यह जो संबंधित हैं यह आपका हो जाएगा तबला वादन से। किससे? तबला वादन से यह संबंधित हैं। ठीक है, अगर इनके तबला वादक में अगर बात करें प्रमुख कलाकार तो उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, उस्ताद अल्लाह रखा खान जो कि जाकिर हुसैन के पिताजी थे और पंडित समता प्रसाद जो गुदई के महाराज थे। उस्ताद जाकिर हुसैन 1998 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में, ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। वहीं सितार वादन की बात करें तो यह एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसका आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था। इसके प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, शाहिद परवेज और अनुष्का शंकर जी थे। ठीक है, वहीं इनका पंडित रविशंकर भारत के पहले कलाकार थे जिन्हें 5 ग्रैमी पुरस्कार मिले और उन्हें 1999 में भारत रत्न से नवाजा भी गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बांसुरी वादन की अगर बात करें तो यह हवा से बजने वाला यंत्र होता है। इसमें हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, एन रामनी इनके प्रमुख कलाकार हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया प्रयाग संगीत समिति से जुड़े रहे और उन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिल चुका है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। संतूर वादन की अगर बात करें तो संतूर मूल रूप से कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है जिसमें 72 से अधिक तार होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार वर्मा ने संतूर को शास्त्रीय संगीत के मंच पर एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। नोबेल पुरस्कार की किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है? शांति, अर्थशास्त्र, गणित या आपका चिकित्सक? तो नोबेल पुरस्कार जो है वह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में इसको दिया जाता है। गणित के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, गणित के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय विजेताओं में अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य और गीतांजलि के लिए दिया गया था। और प्रथम भारतीय महिला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी वो मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में। और अर्थशास्त्र में प्रथम भारतीय जो प्राप्त किए थे वो अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में।
ठीक है। प्रतिवर्ष अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखता है। इसमें मिलता क्या है, तो इसमें से एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र लिख मिलता है जिसमें भारी भरकम राशि लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास इसमें दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन 1974 के नियम के बाद ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही एक साथ दिया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें 2 अलग अलग विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में इसको पुरस्कार दिया गया था। माता पिता किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। माता पिता किस समास का उदाहरण है, वह आपका द्वंद्व समास से उदाहरण है। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है, उसी को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए और या अथवा लगता है, अक्सर शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, देखिए माता पिता के बीच लगा और भी लगा, रात दिन, रात और दिन हुआ, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, या लगा और लगा इसमें और इसमें लगा, ठीक है। तो ये सब इसके उदाहरण है। दिग्गु समास की बात करें, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और वह किसी समूह का बोध करता है, जैसे 1 2 3, ये आपका दिग्गु समास है, ठीक है। जैसे त्रिभुवन, माने 3 संख्या ही तो बोध कर रहा है, तो तीनों भुवनों का समूह त्रिभुवन। नवरात्रि 9 दिन का होता है, यहाँ भी संख्यावाचक है, नवरात्रियों का समूह। चौराहा 4 राहों का जो जगह रहता है चारों साइड, तो 4 संख्या आ रहा है। तो ये सब इनके उदाहरण है। कर्मधारय समास, इसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, मतलब नाउन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर उपमेय, उपमान, तुलना का भी इसमें संबंध होता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जो, है, जो, या, के समान शब्द, ये सब जो आते हैं ये कर्मधारय समास की पहचान है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल है, ठीक है, यहाँ कमल की विशेषता है कि वह नीला है, ठीक है। चरण कमल, कमल के समान चरण में तुलना की गई है इसमें। महादेव, महान है जो देव, ठीक है। तो ये सब इनके उदाहरण है। तत्पुरुष समास की अगर बात करें, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की कारक विभक्ति जैसे का, को, से, के, लिए आदि का लोप हो जाता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। पहचान, इसमें कर्ता और संबंधन को छोड़कर बाकी 6 कारकों विभक्तियां छिपी इसमें होती है, किसमें, तत्पुरुष समाज में। उदाहरण देखिए, राजा पुत्र, राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष है। गौशाला, गौओं के लिए शाला संप्रदान तत्पुरुष है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त ने कर्म तत्पुरुष है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। थोड़ी ये ध्यान रखना है, अगर शब्द में संख्या दिखे तो वह द्विगु समास होगा, ठीक है। अगर शब्द में संख्या दिखे तो वह द्विगु समास होगा। अगर शब्द में तुलना या विशेषता दिखे तो कर्मधारय समास होगा। और अगर शब्द में बीच में और फीट बैठता है तो वह द्वंद्व समास होता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। विकास हिंदी का एक ज्ञानी अध्यापक है, इस वाक्य में ज्ञानी क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो होगा वह विशेषण, जो शब्द है वह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष्य कहते हैं। इसके प्रमुख 4 भेद होते हैं, ठीक है। गुणवाचक जो रंग आकार गुण बताता है, संख्यावाचक जो संख्या बताए जैसे 4 कुछ 10 गुना है, परिणामवाचक जो माप तौल जैसे 2 किलो थोड़ा दूध, ये सब जो बताता है। सर्वनामिक की अगर बात करें, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताए, जैसे वह घर मेरा है, ठीक है। विशेषण शब्द पर ध्यान दें, जो विशेषण की ही विशेषता बताए, ठीक है, जैसे वह बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत विशेषण है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। संज्ञा की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इसमें अक्सर इसके भेद पूछे जाते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक होते हैं, किसी विशेष नाम का बोध कराए, जैसे में रांची, गंगा, हिमालय। जातिवाद जो पूरी श्रेणी को बोध कराए। भाववाचक जिन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव करें, जैसे मिठास, मिठास को छू नहीं सकते, उसको महसूस करते हैं, स्वाद लेते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा को छू सकते हैं क्या, क्रोध को छू सकते हैं क्या, सिर्फ महसूस करते हैं। समूहवाचक जो समूह को दर्शाए, जैसे सेना, सभा, मतलब जिसमें भीड़ हो, वहीं समूहवाचक कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादा संख्या में। द्रव्यवाचक हो गया, जैसे मापने, तोलने, जैसे सोना, पानी, तेल, ये सब हम लोग मापते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे अपना से अपना या सुंदर सुंदरता, ये सब परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सर्वनाम की अगर बात करें तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह भाषा को दोहराने से बचाता है, ठीक है। इसके 6 भेद होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ प्लस ना, ये होता है आपका पढ़ना। कर्ण के आधार पर भी इसके भेद होते हैं। और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया,
ये इनके भेद हैं। प्रेरणार्थक की अगर बात करें, जब कर्ता खुद काम ना करे, किसी और को प्रेरित करे, जैसे लिखावना, पढ़वाना या प्रेरणा दे रहा है। हम बोल रहे हैं कि लिखिए, हम प्रेरित किसी को कर रहे हैं, तो यही प्रेरणार्थक शब्द हो गए। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं का मेल, जैसे वह गिर पड़ा। पूर्वकालिक क्रिया एक काम खत्म करके दूसरा शुरू करना, जैसे वह खाकर सो गया। पहले वह काम खाया, वो काम किया, फिर खा के सो गया, वह भी दूसरा काम है। ठीक है, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, ये बताना है आप लोग को। तो जो थार मरुस्थल है वह आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। यह थार मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो 9वां सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाता है। इसका लगभग 85% भाग भारत में और 15% भाग पाकिस्तान में है, और मुख्य रूप से राजस्थान 60%, इसके अलावा गुजरात में है, पंजाब में है और हरियाणा में भी थार का हिस्सा है। तो ये ध्यान आपको रखना है। कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं जो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछा है, जैसे सहारा हो गया, या उत्तरी अफ्रीका में है, थार हो गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अटाकामा हो गया जो चिली दक्षिण अमेरिका में है, कलाहारी हो गया जो बोत्सवाना, नाइजीरिया दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, वो है आपका यूरोप। ये भी आपको ध्यान में रख। सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो अंटार्कटिका है जो शीत है, सहारा है जो गर्म स्थल के लिए है। ग्रेट बेसिन की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नामीब मरुस्थल की बात करें, नामीबिया में स्थित, जो विश्व के सबसे पुराने मरुस्थलों में से एक है। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? ओरांव, कुकी, संथाल, मालपाड़िया। ये आपका कुकी जो है, ये आपका झारखंड में नहीं पाया जाता। कुकी मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी भारत जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में यह जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये लोग अपनी विशिष्ट बुनाई और बांस के काम के लिए जाने जाते हैं। हाल में आप लोग हाल ही में दिनों देखे होंगे, मणिपुर में जातीय संघर्षों के कारण कुकी जो समुदाय है वह काफ़ी चर्चा में रहा है। उरांव या झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है। इनकी भाषा कुड़ुक है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखती है। इनका मुख्य युवा गिरधुमकुड़िया बोला जाता है। इनकी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा जाता है, और सरहुल, जिसको खद्दी, कर्मा इनके प्रमुख त्यौहार हैं। जनजाति स्वयं को कुड़ुक कहना बहुत ही पसंद करती है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। संथाल की अगर बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है, जिस लिपि ओलिचिकी जो पंडित रंगनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया, और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें 12 गोत्र होते हैं। विवाह को बपला कहा जाता है, जिसमें किंग बपला सर्वाधिक प्रचलित है। शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। इनके 1855 का संथाल विद्रोही कानून के नेतृत्व में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इनका ध्यान रखिएगा। माल पहाड़िया की अगर बात करें तो झारखंड की एक अदीम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ये मुख्य रूप से संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों और दुमका, साहिबगंज जिलों में रहते हैं। तो ये चीज़ इनका ध्यान रखिएगा। यहीं ये झूम खेती स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसमें स्थानीय रूप से कुरवा कहा जाता है। इनके समाज में वधु मूल्य पोंदी को कहा जाता है। इनके मुख्य देवता धरती गोसाई माने जाते हैं। अगर एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे स्टेशन से चलती है और 10 घंटे 45 मिनट गंतव्य पर पहुंचती है, तो वह गंतव्य पर किस समय पहुंच जाएगी, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 7:30 बजे चलती है और 10 घंटे बाद, मतलब 7:30 है और 10 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? देखिए सीधा पहले 10 7 17, मतलब 5 घंटे इधर हो गया है, इधर हो गया, आधा घंटा इधर है और 30 मिनट इसमें है, तो 6 हो गया, मतलब 6:15 में। कितना? 6:15 में। सिंपल से इसको आप बना सकते हैं। 7:30 बजे है, देखिए ये 7:30 बजे हो गया, इसमें 10 घंटे 45 मिनट बाद गंतव्य पर पहुंचता है। तो 10 घंटा अगर 7:30 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 7 17, मतलब 5 घंटे उधर हो गया और आधा घंटा इधर है। 5:30 हो गया, 45 मिनट में आधा घंटा है, कितना हो गया? 6 हो गया, 15 मिनट हो, कितना हो गया? 6:15 PM। ठीक है, तो इसका आंसर 6:15 PM हो जाएगा। संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं, ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। संथाल परगना प्रमंडल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसका मुख्यालय दुमका है और 22 दिसंबर 1885 एक अलग जिला बनाया गया था। वर्तमान में अगर प्रमंडल की बात करें तो झारखंड में 5 प्रमंडलों में से एक है। इसमें कुल 6 जिले शामिल है। दुमका जो राजधानी है, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़। संथाल विद्रोह की अगर बात करें तो सिद्धू कानू, चांद भैरव नेतृत्व, ये सब आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत ही हम लोग जिक्र किए थे। ठीक है, तो मैंने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किए, आप ये लोग सब देख लीजिएगा। बाकी अगर आप देवघर चौकीदार
कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेक्शन चाहते हैं तो मात्र 299 रुपया में संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि इतनी बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है कि इससे आपको अलग कुछ नहीं पढ़ना है। जो हम लोग पढ़ा देंगे इससे अलग आपको कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ इसी पढ़ना है। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज करें और आपको एक सीट अपनी प्राप्त करनी है तो जल्द ही करें। आपको इसके लिए क्या करना होगा, शुभम गुरुकुल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और जाके फिर लॉगिन करके वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको समस्या हो रही है किसी में इससे करने में तो आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार।